बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल आप सबका 5 बज चुके हैं और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम। लेकिन ऐसा ज़्यादा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और सलामती सूरत हाल पर इस प्रोग्राम में हमने डिस्कशन किया है। असम्बली इंतखाबात बहुत करीब हैं, पहले मरहले की तरफ हम जा रहे हैं और सिर्फ 5 दिनों का वक्त है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपनी जगह तैयारियां कर रही हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी जगह तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इंतखाबी तशहीर के जरिए पोलिटिकल पार्टियां या मुख्तलिफ सियासी जमातें अलग अलग मकामात पर वोटरों को अपनी जानिब माइल करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। मंशूर जारी हो चुके हैं, गारंटीज दी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आवाम के, शहरियों के मन में क्या है। और जो कुछ इन दिनों स्टेजेस से कहा जा रहा है, सियासी जलसों में एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाते हुए जो हर तरफ से दावे किए जा रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सही कौन गलत है। हर कोई तकरीबन एक जैसी बात करता है, लेकिन घुमा फिरा के कोई लेफ्ट साइड से, कोई राइट साइड से, कोई ऊपर और कोई नीचे से आ रहा है, मगर लास्ट पर एक ऐसी लाइन बोलते हैं जहां पर तकरीबन तमाम सियासी जमातें आकर फंस जाती हैं। सवाल उस पर भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कल और आज काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां रही, अगरचे इंतखाबी तशहीर आज तमाम पार्टियों ने जारी रखी, लेकिन आज मौजूद बहस या बहस का मौजू अगर कोई बना रहा तो वो इंजीनियर रशीद थे, जो 5 साल की एक मुद्दत के बाद जेल से बाहर आए। जब कल रिहाई की खबर आई तो अपनी पार्टी को उनको बूस्ट करने का, या एक तरह से आप कह लीजिए कि पार्टी में दम भरने का मौका ज़रूर उन्हें कल ही से कहीं पर कोई चूकते हुए नहीं देखा। और आज भी बैक टू बैक इंतखाबी जलसे, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो कुछ कहा गया उनकी रिहाई को लेकर, या खुद वो जब बाहर आकर जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरीके से पीठ थपथपाई जा रही है और बाकी इलाकाई जमातों को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, वो सोचने, समझने और देखने वाली बात है। आज इसी पर जरा तज्जिया करेंगे कि आखिर जो इंजीनियर रशीद कह रहे हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं, उसमें फ़र्क क्या और आवाम की नब्ज़ क्या है। इसको साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर, अगरचे यहाँ पर कम असर AIP का है, लेकिन ये समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि सिर्फ कश्मीर में ही क्या उसके उम्मीदवार खड़े हैं, और अगर वहाँ पर तो जो इल्ज़ामात हैं वो किस हद तक सही है और क्या गलत है। साबिक़ वज़ीर आला का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, उस पर भी चलेंगे। लेकिन बड़ी बात, शुरुआत अपडेट के साथ। इंजीनियर रशीद, जिन्होंने बैक टू बैक आज तकारीर की, अवामी जलसा, रिहाई के बाद पहला सियासी जलसा बारामूला के अंदर दिलिना में, और मोदी के नए कश्मीर के नजरिए का उनके मुताबिक वो फेल हुए हैं और इसकी वो मुखालफत करते रहेंगे। इतना ही नहीं, ये भी क्लियर किया एक सवाल के जवाब में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लड़ाई सियासी जमातों से नहीं, गलत पॉलिसियों से है, चाहे वो मरकज की हो, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की हो। इंजीनियर रशीद के मुताबिक महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो उनके निशाने पर थे, जवाब देते हुए कहा कि ये भी वो लोग हैं जिनने माजी में गलतियां की। उन गलतियों का नतीजा ये है कि दौरे हाजिर में सख्त तरीन मुश्किलात अवाम के सामने खड़ा कर दी गई हैं। जब ये पूछा गया कि क्या कल अगर वो जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत कर आते हैं, सरकार बनाने का उनको मौका मिलता है, तो बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, सीधा जवाब था वज़ीर आज़म अगर दफा 370 या जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से जो कुछ छीना गया उन पर अगर वज़ीर आज़म बात करते हैं तो वो इसका जवाब देंगे। उसके बाद कोई बात जाकर होगी, यानी मसला कश्मीर को लेकर अगर वज़ीर आज़म संजीदा नजर आए, उनके मुताबिक अवाम को उनकी उमंगों, उनके एहसासात और जज्बात के मुताबिक फैसले करने दिए गए, तो उसके बाद वो बीजेपी के साथ जरूर बात करने के लिए सोचेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी सियासी जमातों के साथ क्या इंडिया इत्तेहाद के साथ वो जाना चाहेंगे, पसंद करते हैं या नहीं, तो जवाब मिला कि जरूर जाएंगे। लेकिन आज से मुझे एक गारंटी दी जाए इंजीनियर रशीद के मुताबिक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस जमात के साथ अलायंस किया, जो जमात उनके साथ इत्तेहाद का हिस्सा है, वो जमात अगर दफा 370 की बहाली का जिक्र करती है, वादा करती है कि उनकी हुकूमत बनने पर पार्लियामेंट में ठीक वैसे ही दफा 370 बहाल किया जाएगा जैसे बीजेपी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक बिल लाकर कानून की शक्ल दी और 370 को डाइल्यूट किया। तो अगर ऐसा कांग्रेस या उसके इत्तेहादी करते हैं तो वो उनके साथ भी जाने के लिए तैयार हैं, और आज जो कैंडिडेट्स उन्होंने मैदान में उतारे हैं 2 दर्जन से ज्यादा, उनको भी नीचे उतार देंगे। एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि लड़ाई किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, लेकिन जो फैसले हुए हैं उनकी वो मुखालफत करते रहेंगे। इसके लिए आप प्लेबिसाइट कह लीजिए, रायशुमारी कह लीजिए, कोई भी लफ्ज़ उनके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवाम के जज्बात की कदर कीजिएगा। और 5 अगस्त के बाद इंजीनियर रशीद के मुताबिक जो कुछ हुआ वो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी, गैर जिम्मेदाराना था। इस पर पलटवार भी हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो जवाब उन्होंने दिए, चंद बातें आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद मेहमानों की भी आरा इस पर लेने की कोशिश करते हैं। कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो अब दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन मरा। पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद
सजाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा। पहले इलेक्शन हार गए, इनको इतना डर लगा AIP का कि ये डिसाइड नहीं कर पाए किस सीट से लड़े, 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। लोग इसलिए नहीं कि मैं कुर्बानी दे होते हाजिर है, मुझसे ज़्यादा कुर्बानी उन लोगों की है, सिर्फ इसलिए कि दे नो that we have given Engineer Rashid a mandate to speak for the rights of deprived people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है, ये सारे कहने मैनिफेस्टो में ये रखा, मैनिफेस्टो में ये रखा, जैसे बच्चों को टाफी रखते हैं मुंह में। अरे तुम्हारे मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन आज 1953 था, 96 में राथर साहब ने वो एटॉमिक कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। फिर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको नई दिल्ली ने डस्टबिन में छोड़ दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। फिर भी कहते हैं वाजपेयी अच्छा था और उमर साहब उनके साथ, फिर भी वो कहते हैं कि वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इतने बेशर्म निकले कि NDA से इस्तीफा भी नहीं दिया। यही हाल मैडम, उसके बाद MC ने क्या किया, ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। अरे बाबा, ब्लैक वारंट पर आपसे पूछे बिना दस्तखत नहीं कराए जाते, ये कोई भी आपको बता देगा। अब चलिए, आपने खुद कहा कि मुझे इतना बताएगा, लॉ एंड ऑर्डर रखो। द लीस्ट ही कुड हैव, ही शुड हैव रिजाइन्ड एट दैट टाइम। चलिए वो भी नहीं, जब अजमल कसाब की डेड बॉडी दे दी गई, वो जो एक और याकूब मेमन की डेड बॉडी दी गई, तो कश्मीरी की डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई? उमर साहब तो उतरा सकते थे। लिहाजा उन्हें मैं कहूँगा कि फॉर गॉड से अगर AIP को मेजॉरिटी भी मिलती है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने MLA से कि उमर साहब को ही CM बनाए, हमारी पार्टी का भी लीडर बने। क्योंकि उस फैमिली की आदत है कि जिस पार्टी के वो मेंबर ही नहीं उसी के कैंडिडेट बनते हैं। जैसे शेख साहब मरहूम ने किया, पहले कांग्रेस को गंदी नाले के कीड़े कहा और फिर कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी के 1965 में बने। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, आप को इंसिडेंट है, शेख साहब मरहूम का नाम भी विद ऑल रेस्पेक्ट शेख महमूदुल्लाह साहब था। तो आज भी हम कहेंगे, अगर हमें सीटें मिलती हैं तो हम कहेंगे उनके दादाजी की लेगेसी को फॉरवर्ड लेके हम कहेंगे उमर साहब को अपना लीडर बनाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड, वी डोंट नीड पर्क्स, प्रिविलेजेस, वी डोंट नीड एनीथिंग जो कि कश्मीरियों की विशेष के खिलाफ हो। मेरा एक ही मकसद है, मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे पार्लियामेंट में, आप तो सब मुझे जानते हैं। ये भारत सरकार को, BJP को पता है कि ये आदमी जाके तो बोलेगा, कंप्रोमाइज करेगा नहीं। इंजीनियर रशीद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर पहुंचने के बाद, इससे पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में कर चुके हैं। इस तरफ जब आज कश्मीर पहुंचे तो आज सुबह उन्होंने पहला अवामी जलसा बारामूला के अंदर किया। वहां पर भी खूब और ताबड़तोड़ हमले हमने देखे कि इलाकाई सियासी जमातों पर। लेकिन दूसरी तरफ आप सब जानते हैं कि अभी उनकी रिहाई की बात चल ही रही थी तो 2 या 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी बैक टू बैक बयान दे रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने एक तो उन पर भी आज कमेंट किया और साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर के दौरान मौजूदा मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के लिए भी हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि शायद इन इलाकों में उन्हें मैदान में उतरने की ज़रूरत न पड़ती अगर सब कुछ ठीक होता। गलत पॉलिसियों का नतीजा कि मौजूदा वक्त में अवाम शायद उनके खिलाफ है और दावे बड़े बड़े किए गए। वो अलग बात है कि फैसला अवाम ने करना है, मगर उमर अब्दुल्ला की चंद बात और उसके बाद सीधा मेहमानों के पास। आपने जब कभी BJP के बाकी रियासतों में कैंपेन देखा होगा, उनका इलेक्शन का तरीका देखा होगा, तो जगह जगह वो वहां डबल इंजन की बात करते हैं। कहते हैं डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। जिस तरह रेलगाड़ी पे अगर सिंगल इंजन लगे तो कम रफ्तार होती है उसकी, अगर उसमें 2 इंजन जोड़े जाएं तो रफ्तार गाड़ी की तेज होती है। BJP वाले अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि अगर वजीर आजम उनका, वजीर आला उनका, तो तरक्की जो है उस रियासत में बहुत तेजी से होगी। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 10 साल से उनका डबल इंजन सरकार देखा। यहां 2014 के बाद किसी न किसी रूप में BJP की सरकार जम्मू कश्मीर में रही। दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम तो रहे, यहां पे हुक्मरान बदलते रहे। शुरू में अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब यहां BJP की मर्जी से वजीर आला बने। उसके बाद
1-1.5 साल के लिए महबूबा मुफ्ती साहिबा भी थी। उसके बाद जब उनका काम बीजेपी ने खत्म किया तो डायरेक्ट राजभवन के जरिए उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे, चाहे सत्यपाल मलिक की सूरत में, चाहे मुर्मू की सूरत में, चाहे आज जो हमारे एलजी साहब हैं उनकी सूरत में। लेकिन है वो बीजेपी के ही नुमाइंदे, काम उनका बीजेपी के इशारों पे होता है, दिल्ली से हिदायत आती है, यहाँ पे काम करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें 10 साल हो गए बीजेपी के काम को देखते हुए, उनके तौर तरीके को देखते हुए, और सच्चाई ये है। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे। जरा एक एक करके अपने मेहमानों का रुख भी करते हैं। फयाज अहमद मीर साहब तर्जुमान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ इस वक्त फयाज साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ आरिफ मदनी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया आरिफ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मीर इश्तियाक साहब हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं, हमें नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे फिदा हुसैन भी हमें ज्वाइन करें। मुख्तलिफ इलाकों में तशहीर के दौरान कवरेज हो रही है और अवाम की जरा नब्ज क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं शुरुआत जरा आप ही से करूंगा फयाज मीर साहब। कुछ शराइत आज रखी गई इंजीनियर रशीद की तरफ से, आप तक आवाज पहुंच रही है फयाज साहब? इंजीनियर रशीद का वादी कश्मीर वापस लौटना, पर्टिकुलरली एज ए लोकल या पार्टी कार्डर जिस हिसाब से काम कर रहा है, कैसे उनकी कश्मीर वापसी को देखते हैं? और जो शक शुबहात बाकी दो जमातों को हैं जो खुलकर कह रहे थे कि शायद बीजेपी के प्रॉक्सीज मैदान में उतार दिए गए हैं उनका वोट तकसीम करने के लिए, क्या कांग्रेस को भी ऐसा ही लगता है? इसी फिक्र के साथ आप भी चल रहे हैं या स्ट्रेटेजी जरा मुख्तलिफ है बाकी पार्टियों से? देखिए, रशीद इंजीनियर साहब जेल से आए, वो 5 साल के बाद जेल से आए या ज्यादा या कम, तो जब उसने माफीनामा लिख के दिया बीजेपी को तो तब वो जेल से बाहर आए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो माफीनामा नहीं देता लिखे तो वो बाहर नहीं आते। तो उसने माफीनामा दिया लिख के, वो भी आए हैं, वो ग्राउंड पे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सजा काट के आए हैं, 5 साल से जेल में। अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया होता वो जेल में नहीं होते। पहले उसने जो उसके अकाउंट में पैसा आया है एज पर चार्जशीट, पाकिस्तान से पैसा आया है, आप उसको पैसा आएगा बीजेपी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के जवानों को दिमाग दाएं बाएं घुमाने के लिए, और कोई उसका मकसद नहीं है। वो तो हमेशा से रहा है, उसका वो ड्रामा कर रहा है और बाकी कुछ नहीं है। मगर फयाज साहब ऐसा करके क्या मिलेगा? बीजेपी तो सारी सीटों पर लड़ भी नहीं रही है, खुद वो 25 से 26 सीटों पर है, इससे हासिल क्या होगा? क्या वो हुकूमत बना लेंगे? देखिए, हुकूमत तो वो नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जितने भी आजाद उम्मीदवार यहाँ पे उठाए हैं जम्मू कश्मीर में, वो बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, उनके प्रॉक्सी हैं, उनके जो लोग हैं सहयोगी, वो फंडिंग करते हैं। जितने भी आजाद उम्मीदवार आप देखोगे वो बीजेपी ने उठाए हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस का वोट काटने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया अलायंस का वोट कटेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आप देखना जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। आरिफ मदनी साहब हमारे साथ बीजेपी से, जरा दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। बराह रास्त आप पर इल्जामात लग रहे हैं, इंजीनियर रशीद साहब फायदा आपको पहुंचाएंगे कैसे, जरा ये भी समझा दीजिएगा। और फयाज साहब कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार भी इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि सपोर्ट आप ही को कर रही हैं। डर किस बात का? आप तो कह रहे थे कि स्ट्रेटजीज लोकसभा इलेक्शंस में डिफरेंट थी, हमने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, बाकियों को सपोर्ट किया, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में भी क्या वाकई में बीजेपी को किसी तरह का खौफ है आधी सीटों पे जाने के बावजूद भी कि बाकियों का सहारा या मदद लेनी पड़ रही है? आरिफ साहब जी, जहां तक हमारे भाजपा का ताल्लुक है, भाजपा ने हमेशा जो भी काम किया ग्राउंड लेवल पे वो आया है, लोगों के सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों के हित में काम किया है। अगर देखा जाए कि जहां तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, इट वाज अ मैटर ऑफ जुरिडिक्शन, वी कैन नॉट discuss, we cannot pass on our comments regarding this because we are nothing in front of the judiciary, in front of the court. बिकॉज अगर हम बात करेंगे कि भाजपा सरकार ने इनको कोई खौफ और डर नहीं, जहां जहां उनको लगा कि कैंडिडेट उठाना चाहिए उन्होंने वहां पे उठाया। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार ने काम किया है
पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐसे काम किए जो जिन्होंने मतलब जो एक हिस्ट्री में एक तवारीख बन के आज चल रही है। बीजेपी breaks all the historic records and created a new history in the India. It is only BJP. I have read the word politics is a game which is played by the philosophers. Politics is the word politics means which makes impossible possible, but it makes possible only and only BJP. BJP is the लेकिन only आरिफ government मदनी in साहब, India. इस सवाल से आप बच तो नहीं ना सकते। एक बड़ी जमात है, ठीक है, समझ में आता है, हुकूमत में जवाब तो देना पड़ेगा। एक नहीं, तीन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं आप अपनी मदद कराने के लिए इन लोगों को बाहर लेकर आए हैं। जेल से लाने की जरूरत क्या पड़ी जब इतनी मजबूत आप थे? ये हमारे ऊपर इल्जाम है, चूंकि बीजेपी को उनको लगा कि हमारे वहां पे कैंडिडेट को खड़ा करना, वहां पे उन्होंने बिला डर कैंडिडेट को खड़ा किया है। बीजेपी वाहिद वो पार्टी है जिसमें ऑनेस्टी है और जिसमें कोई अगर हम बात करेंगे कि देखिए दिल्ली में सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वाहिद वो पार्टी। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे यहाँ नसीर अहमद लोन जी को खड़ा किया है जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी गरीब यूथ को आगे लाना चाहते हैं। इसमें कोई खानदानी राज नहीं चल रहा है। जो बंदा काम कर रहा है, जो अपने आप को बूस्ट कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी उसको आगे जाने का मौका दे रहा है। आरिफ मदनी साहब, ये 28 सीटें किसके लिए छोड़ी हैं? ये 28 सीट देखिए 28 सीटें अगर 28 सीटों की हम बात करेंगे, लेकिन ये देखिए हमारे ऊपर पार्टी के हाईकमांड बैठे, उनको लगा कि हमारे भाजपा के लिए ठीक क्या है, उनको लगा, उन्होंने वही किया। नहीं, लोकल लेवल पर पार्टी कार्डर का तो आप भी हिस्सा है, आपने फीडबैक दिया होगा हम कमजोर हैं तो आप यही काम कीजिएगा। नहीं, हम कमजोर नहीं है। किसने बोला हम कमजोर है? देखिए आज हमारे यहाँ पे बांडीपुरा की अगर हमने आज हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन सबमिट किया है और यहाँ पे इतने मतलब लोग जमा होगी कि बाकी पार्टियों को डर लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज मजबूत है। जिस जगह पे ग्राउंड लेवल पे जो भी अगर हम किसी से बात करेंगे कि वो बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे हो रहा है अच्छा हो रहा है और हर कोई खुश है। और देखिए ठीक है, मैं इसका जवाब थोड़ी देर में फयाज साहब से लूंगा क्योंकि अलायंस पर आपने बात उठाई है। मीर इश्तियाक साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के में पुराने बयानात और आपकी पार्टी के सरबराह ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है 2018-19 के बाद। ज़्यादा तब्दीली अगरचे नज़र नहीं आई, लेकिन हमने देखा कि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के बयानात उनके आए, बड़े सख्त बयानात आए। लेकिन इंजीनियर रशीद वाली जब हम लाइन देखते हैं, मसला कश्मीर हल कीजिएगा, प्लेबिसाइड की बात कर दी, 370 के खिलाफ वो फैसले के खिलाफ नजर आते हैं 5 अगस्त के, लगभग यही लाइन आप टच करते थे जो आज वो टच कर रहे हैं। फिर तकलीफ किस बात की पार्टी को? आज क्यों ये लगने लगा है कि इंजीनियर रशीद इज अ प्लांटेड गाय? ये बिल्कुल इल्जामात है बीजेपी के ऊपर। एक मिनट, मैंने सवाल मैंने इश्तियाक साहब से सवाल किया। जी इश्तियाक साहब। जी मैं बताऊंगा सर। देखिए एक दो चीजें इसमें बड़ी वो अहम है जिन पे गौर करने की जरूरत है। आपकी बात सही है। अगर पीडीपी भी मसला कश्मीर चाहता था, अगर पीडीपी भी चाहते थे कि लोगों की बात हो, आखिरकार 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई पार्टी टूटी वो यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। पार्टी के 40 लीडरों को अब एकदम से पार्टी से निकाला गया, चाहे कोई भी प्रेशर करके उनको पार्टी से निकाला गया। मगर 2019 के बाद अगर कश्मीरी लोगों की बात की है, वो वाहिद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा है। जी सर, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल कंटिन्यू करें आप। जी तो 2019 के बाद में अगर यहाँ के लोगों की तर्जुमानी सही तरीके से किसी ने की है वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब दूसरी बात है इंजीनियर रशीद साहब की बात की। देखिए दो चीजों पे शक शोभा यहाँ पे होता है। अगर हम तो पहले वेलकम करते हैं, चलो इंजीनियर रशीद साहब उनको मुबारक है, वो जेल से बाहर आए। जो भी हमारे सियासी कैदी है वो भाई भी हमारे बाहर आए, हम वो तो वेलकम स्टफ है। मगर एक चीज है, मुझे बताइए, पार्टी का एक क्लियर स्टैंड होता है, जैसे पीडीपी का एक क्लियर स्टैंड है, अपना स्टैंड उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा जब पार्टी के 40 लीडर चले गए, तब भी उनका स्टैंड वही था। तो रशीद इंजीनियर साहब के मुझे बताइए, अगर इनका स्टैंड था कि मेरे खानदान से कोई इलेक्शन लड़ेगा नहीं, चलिए एक उनके फर्जंद है, उनको मजबूरी थी, उनके वालिद साहब थे, चलो वो नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। मगर उनका एक क्लियर स्टैंड था, जिस दिन मेरे वालिद साहब जीतेंगे अगले दिन मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन क्या उन्होंने किया, उन्होंने साउथ कश्मीर की रैलीज ज्वाइन कर दी
और उनके जो भाई साहब थे वो सरकारी नौकरी करते थे, 70-80 हजार रुपए अच्छा खासा वो पे आउट लेते थे वहां से। तो उनको कौन सी मजबूरी पड़ी? अगर कोई और तंजीम में जब जाता है तो कहते हैं कल मुफ्ती सईद साहब थे, आज महबूबा मुफ्ती साहिबा की या नेशनल नहीं, कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर, कुछ कुछ आज चीजें उनको ऐसी नहीं- हैं जो भारत के आईन के मुताबिक आपको भी इजाजत है, उनको भी है, वो करने दीजिए। दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। मेरा सवाल सीधा सा था कि अगर इंजीनियर रशीद वाली जो लाइन है वही आपकी है, अब जो आप कह रहे हैं कि हमारी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ये कहती रही, आज वो भी तो कह रहे हैं कि मैं कश्मीर की बात, कश्मीरियों की नुमाइंदगी करने आया हूं। मैं कह रहा हूं फिर अगर बात सेम है, लाइन सेम है, तो फिर शक्को शुबहात क्यों? मिलकर काम करिए ना। सर मैं बताऊंगा उसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज कल जब तक इंजीनियर रशीद साहब जेल में थे या उनकी 2019 से पहले उनका एक अलग नारा था रायशुमारी, जहाँ पेल्टिसाइड ऑफिसर कहिए, वो बाहर आके वही बात करते। अगर यहाँ पे तंजीमें देखिए, भाजपा को सबसे बड़ी शको यहाँ है, यहाँ इलेक्शंस हो क्यों नहीं रहे थे? भाजपा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर जो साइड है, इन लोगों ने क्लियरली भाजपा को यहाँ से रिजेक्ट किया था। एक एग्जांपल हो गया था, यहाँ पे उन्होंने खड़ी की थी, उनकी 2 पार्टीज थी यहाँ पे, दोनों पार्टी चले नहीं, सब पार्टी टूट गई, लीडरान उनके वापस चले गए जहां से थे। तो पार्टी को चाहिए, क्योंकि वो भी कोशिश में लगे हैं कल को हम भी सरकार बनाए, तो प्लांटेड नहीं है। और क्या है, आप मुझे बताइए, वही लोग आप ले रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से निकले थे। अगर आपका क्लियर स्टैंड था पहले कि हमारे जो नौजवान है, जिन नौजवानों ने ग्राउंड पे काम किया, जिन नौजवानों ने, ये 5.5 लाख वोट ऐसे ही नहीं आए इनके पास, ये 5.5 लाख लोगों के वही नौजवान थे जो घरों से निकले, उनके सेंटिमेंट्स हिट हो गए, वो निकले बाहर। और कल क्या आपने किया, जहां भी आप देखिए, आपने फॉर्मर है तो आवाम का फैसला ना, आप इसे इमोशनल के लीजिए, सेंटिमेंटल कीजिए। है मैं जरा फिदा के पास जाऊं। फिदा, इंजीनियर रशीद ये भी कह रहे हैं मैं साउथ से नॉर्थ कश्मीर को छोड़कर बाकी 2 एरिया से भी कैंडिडेट उतारता तो हमारी पार्टी कम से कम इतनी मजबूत है कि आराम से कामयाबी हासिल कर सकती थी। वाकई में इस बयान का कोई आधार है, हकाइक पर मबनी है? और इस वक्त जब बहुत मुश्किल कुछ एक एरियाज के अंदर हम देख रहे हैं कुछ पार्टियों के लिए हो रहा है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला साउथ के अंदर है, जितनी आसानी से बयानात दिए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली आज इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा, इज इट पॉसिबल, या इतना आसान है साउथ के चारों अजला के अंदर जो हम देख रहे हैं? देखिए आसिफ, जहाँ पर जो पैनलिस्ट है हमारे, चाहे वो कांग्रेस से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, पीडीपी से हो, उन्होंने अपनी राय जो है वो बता दी है। लेकिन ज़मीनी सतह पर क्या है, क्योंकि ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनको ज़्यादा पता है। क्योंकि हम भी हर रैली में जा रहे हैं, हर मीटिंगों में जा रहे हैं, कई सारे लीडरान के साथ जब भी उनकी होती है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर रशीद का सिक्का क्या चलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि इंटरम बेल जो मिली है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब यहाँ पे इंतखाबात हुए थे, लोकसभा इंतखाबात के, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को वहाँ पे इंटरम बेल मिली थी। उसके बाद उसी तर्ज पे जो इंजीनियर रशीद है, उन्होंने भी वही दायर किया कि हमें भी इजाज़त मिलनी चाहिए। अब क्या वो जनूबी कश्मीर में चलेगा, क्योंकि जनूबी कश्मीर की सरजमीन काफ़ी जरखेज़ मानी जाती है सियासत के एतबार के हवाले से, क्योंकि जनूबी कश्मीरी फैसला करती है। बार बार जब 2002 में पीडीपी वजूद में आई तो उन्होंने 16 सीटें जो है वो यहाँ से जीत के उन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ। क्योंकि 2008 में भी हमने वही देखा कि जो आंकड़ा था थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जनूबी कश्मीर ने फिर से जमात को यहाँ पे वोट दिया है। लेकिन 2014 आते आते जब लोकसभा इंतखाबात हुए तो वोट शेयर जो है वो काफ़ी डाउन हुआ, और उसके बाद जब कुछ महीने पहले लोकसभा के इंतखाबात हुए तो पीडीपी को हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर पीडीपी मैदान में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और साथ साथ जहां कांग्रेस इंडिया ब्लॉक हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है एक साथ कई सारे जो असेंबली इंतखाबात है, कई सारे सीटों पर वो एक साथ लड़ रहे हैं। अब इंजीनियर रशीद जब यहाँ पहुँचेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल वो यहाँ पे अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। अच्छा, इन सब के बीच में मैं देख रहा हूँ साउथ कश्मीर के अंदर हालत के बाकी एरियाज में भी है, लेकिन पर्टिकुलरली साउथ के अंदर डीपीएपी अपनी पार्टी भी मैदान में है, कुछ नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी जिनमें वुकला हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अपना पेशा छोड़कर सियासत में आ गए। इतना आसान होगा जितनी नई पार्टियां, और फिर माजी में हमने 2 बड़ी पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में बराह रास्त टक्कर देखी है। आज इंजीनियर रशीद आए, अपनी पार्टी बीजेपी, ये बाकी सारी जमातें आ जाएं, इतना आसान रास्ता होगा जहां जमात वाला फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है?
देखिए, जमात वाला फैक्टर अगर हम देखेंगे तो पुलवामा में भी है, शोपियान में भी है उसका फैक्टर, और कुलगाम में भी है। हालांकि अनंतनाग में उतना बड़ा फैक्टर जमात का नहीं है, लेकिन जमात का वोट जो है वो किस पार्टी को जाता था वो शायद हमसे ज्यादा यहाँ पे पैनलिस्ट जो है वो जानते हैं। अब फिर वो नुकसान किसको होगा और उसका नफा किसको होगा वो भी सोचने वाली बात है यहाँ पे। लेकिन जमात का आना, और बहुत सारी, जैसे आज गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत कीजिए आप। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है उन्होंने कहीं ना कहीं पे जो इशारा दिया है, जिस तरह से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों पे हमें शक शोबा है। लेकिन उस शक शोबा के बीच आज गुलाम नबी आज़ाद जब अनंतनाग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम हिमायत करते हैं और आप भी हिमायत कीजिए। लेकिन इंजीनियर रशीद पे बात आ जाती है, क्या इंजीनियर रशीद का जो प्रेशर कुकर है, अब हम ये कह सकते हैं जो उनका चुनावी निशान है, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते थे, लेकिन क्या वो चलेगा यहाँ पे? क्योंकि हमने वो एक बड़ा में सवाल है। देखा, फयाज लोकसभा साहब, में आपने इंजीनियर रशीद कह रहे हैं इंडिया अलायंस इस बात के लिए वादा करे 370 पर वो तरजीहात में रख कर काम करे, नई हुकूमत अगर बनती है वो आ जाते हैं हुकूमत में तो वादा करें कि 370 बहाल कर दिया जाएगा, तशख्खुस की बात होगी, जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की बात होगी, तो वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। मान लिया जाए 2 मिनट के लिए आपके साथ, अगर वो आ भी जाते हैं, जिम्मेदारी आपको कल अवाम दे देती है, हुकूमत बनती है, ये एश्योर अपने अपोनेंट्स को करेंगे क्या हम ये काम कर सकते हैं, या फिर वैसे ही आप बिल्कुल खामोश मिजाजी के साथ, जो अब तक हमने शुरुआत से देखा है, राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, बाकी तमाम लोग स्टेटहुड वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिसका मरकज ऑलरेडी वादा कर चुकी है, लेकिन 370 की बात आती है तो लबकुशाई उस पर नहीं होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मुजरिम जो जेल से 5 साल जेल में रहा, अब हम उसको रिटर्न में देंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर जो चाहे और भी तंजीमें हैं, चाहे पीडीपी हो या और कोई हो, अगर वो हमसे कुछ मांगेंगे, कुछ जुबान हमसे चाहते हैं, कोई वादा चाहते हैं, वादा हम करेंगे उनके साथ, लेकिन एक मुजरिम के साथ क्या वादा करेंगे? अगर ये मुजरिम नहीं होता तो लेकिन 5 साल जेल में नहीं ये होता ना। भारत के आईन को डिसाइड करने दीजिए ना, कानून ने उनको जेल भी भेजा, कानून के मुताबिक निकले भी, या आप और कोई और पार्टी ना थोड़ी बैठकर डिसाइड करेगी? मुझे बताइए आप, अगर ये बेगुनाह है तो 5 साल तो नहीं जेल में नहीं रहते ना। क्या हमारा कानून किसी को 5 साल, किसी बेगुनाह को 5 साल जेल में रखता है? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जब वो मुकम्मल तौर पर मुजरिम करार दिए जाएंगे तो उनको चुनाव लड़ने वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो एमपी भी बन गए वो। आप मुझे बताइए वो बेगुनाह है, बस इतना आप बताइए। ये तो कानून को डिसाइड करने दीजिए ना, आप यहीं बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ जो 5 साल जेल में रहा, क्या वो बेगुनाह है? ये आप चार्जशीट पढ़ लीजिएगा, उसमें जो इल्जामात हैं आपको बिल्कुल साफ तस्वीर हो जाएगी। जो उन्होंने सवाल पूछा है उसका जवाब कांग्रेस देगी, क्योंकि मैं एक चीज आपकी सियासत से समझ पाया हूं, नेशनल पर्सपेक्टिव जो आपका है, आप उसी एंगल से जम्मू कश्मीर को भी डील कर रहे हैं। यहां 370 की बात नहीं होती कि बाकी स्टेट्स में आप नुकसान उठाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जो भी दिया था मुल्क जम्मू कश्मीर को, वो कांग्रेस सरकार ने दिया था। अब इससे आगे क्या स्ट्रेटेजी है? एक मिनट बताऊं। बीजेपी ने दिया 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को ड्रग्स दिया। एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। जी फैज साहब कंटिन्यू करें। मैं बोलता हूं कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को ने बीजेपी सरकार ने ड्रग्स दिया। 2014 से पहले ड्रग्स नहीं था जम्मू कश्मीर में। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारे नौजवान नस्ल तबाह हो गई। आप देखो ना आज कौन सी, ये बोलते हैं ना डेवलपमेंट कहाँ है? ड्रग्स सरकार दे रही है। मुझे बताइए। नहीं, मुझे बताया 2014 के ही बाद ड्रग्स आ गया ना जम्मू कश्मीर में, उससे पहले तो नहीं था ड्रग्स। तो आया कहां से, किसने लाया, कौन लाने वाला है? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एतराफी जुर्म नहीं करते। मैं उससे पहले आपको यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़कर सुना दूं कितने लोग यहां पर थे ड्रग्स में। जो सवाल आपसे पूछा गया आप उसका जवाब देने से बच रहे हैं। नहीं, जवाब मैं तो सच्चाई बता रहा हूं आपको। आपसे एश्योरेंस इंजीनियर रशीद मांग रहे हैं। वो इंजीनियर रशीद जो जिसको आप कह रहे हैं मुजरिम है ये हमारे साथ, वो तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें रख रहा है। आप तो उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। मुझे बताइए इंजीनियर रशीद अगर आबिद एक मिनट, आरिफ साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट फयाज साहब को कंप्लीट करने दें। देखिए, मुझे बताइए आप कि एक जेल में जो 5 साल जेल में रहा और वो 2 तारीख को जेल जा रहा है वापस, तो उसको हम जबान क्या दे देंगे? तो क्या एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ?
वो क्या, मुझे बताइए कहाँ पे था वो क्या हज पे गया था? फिलहाल तो मुजरिम ही है ना वो, अभी कानून ने छोड़ा नहीं है ना उसको। अगर कानून ने उसको क्लीन चिट दिया है हम उससे बात करेंगे, लेकिन कानून ने क्लीन चिट नहीं दिया ना, ये अपनी सुरक्षा के लिए लाया उसको। लेकिन मैं सीधी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, 370 वाले मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं आ रही? आप एक तरह से, ये तो कुछ लोग अब लिख रहे हैं कि कांग्रेस दगा कर रही है, फिर इसी तासुर को क्यों सही ना समझा जाए? क्योंकि आप बात ही नहीं कोई कर रहे हैं, सवाल पूछा जाता है, कहते हैं स्टेटहुड चाहिए, जो ऑलरेडी मरकज कह चुका है हम देंगे। अरे मरकज को अगर देना होता उसने दिया होता, वो तो झूठ बोलते हैं, वो जुमलेबाज हैं। देखो ना, चाइना की सामान की कोई गारंटी है ना, बीजेपी के लोगों की कोई गारंटी। आप भी तो उसी लाइन पर फयाज साहब चल पड़े हैं फिर। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला कि जो जम्मू कश्मीर को दिया था वो कांग्रेस ने दिया था। अरे कांग्रेस सरकार तो आने दो ना। ठीक है, आरिफ साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा इनके सवालों का, फिर मैं पीडीपी के पास भी जाऊं। देखिए 370 अगर ये गारंटी वाली सरकार बोले तो इससे पहले कांग्रेस ने इस 370 को मजबूत क्यों नहीं किया? कोलिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन करके उन्होंने इस चीज को मजबूत क्यों नहीं किया? ये खाली टेम्पररी था। और जब से बीजेपी सरकार ने 370 यहाँ पे खत्म कर दिया, उसके बाद राय हमार हो गए। आज देखिए मोदी सरकार ने ऐसे राय हमार की कि जो भी देख, अगर जमात इस्लामी की बात करेंगे वो बोल रहे कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जबकि बीजेपी ने इसके लिए यहाँ पे ग्राउंड बनाया है। इससे पहले यहाँ पे डरते थे इलेक्शन करने के लिए, लोग डरते थे वोट डालने के लिए, क्योंकि ग्राउंड नहीं था। लोगों को अपनी लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उनके पास वो इख्तियार छीने गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई, आज हर कोई चाहता कि मैं डेमोक्रेसी में अपना कदम रखे, लोगों की अच्छी नुमाइंदगी करके उनकी जो काम है उनको आला हुकाम तक पहुंच के गरीबों की या आम लोगों की या आम शहरों की भरपूर खिदमत कर सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है जबकि बीजेपी ने इसके लिए एक ब्रिज का काम किया है। ये बोल रहा है कि अगर लेकिन अब जब आरिफ साहब जब अलायंस हुआ है दो पार्टियां आपके साथ, आरिफ साहब ठीक है, आरिफ साहब ये जो दो पार्टियां लड़ रही है इससे खौफजदा है वो बीजेपी सरकार ने की। देखिए जब से बीजेपी सरकार आए तब से जो भी ड्रग्स में मुलव्वस पाया गया उनको एनडीपीएस लगा के उनकी प्रॉपर्टीज को सीज की जा रही है। और इससे पहले ड्रग्स वाले को पकड़ जाके 1-2 दिन हवालात में बंद करके फिर 2 दिन के बाद बाहर उन्हीं मतलब कांग्रेस नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की वजह से, उनके सिफारिशों की वजह से, उनके फोन कॉल की, फिर से वो 2 दिन जेल से बाहर होते हैं और फिर से वो लोगों को गुमराह कर हमारे युवाओं को खराब करके उनको ड्रग्स देकर उनकी जो फ्यूचर है तबाह कर दिए। और फयाज साहब कह रहे हैं आप करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है, फिर तो मसला हल नहीं ना हुआ मसला। लेकिन धीरे धीरे मसला हल तो हो। आज जवान डरते हैं ड्रग्स के साथ, चर्च के साथ मतलब डील करने के। उनको पता है अगर हम डील करेंगे, ड्रग्स बेचेंगे या ड्रग्स उसके साथ ड्रग्स कंज्यूम। आरिफ साहब शायद आपको जानकारी नहीं है, आपको शायद आरिफ साहब जानकारी नहीं है, 2009 में जो 90,000 लोग मनशियात के आदी थे वो 35 लाख तक पहुंच गए। अगर कम होता, डरता, तकलीफ होती, कानून का डर होता, आपकी सरकार का सिस्टम का डर होता तो 90,000 से 35 लाख तक ना पहुंचते। आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं आपकी सरकार की, मैं खुद कहानी नहीं बना रहा हूं। देखिए इससे पहले ड्रग्स अगर कोई ड्रग्स में मुलव्वस होता है उसको 2 दिन बंद रखते थे, उसके बाद 2 दिन के बाद पुलिस इन्हीं गंदी सियासतदानों की वजह से वो फिर उनको कॉल करते हैं, जो भी कंसर्न ऑफिसर होता है फिर वो बहाल करते हैं उनको। लेकिन बीजेपी सरकार में उन्होंने उनपे एक ऐसा रोकथाम लगाया है और आज डरते हैं लोग, डरते हैं। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार तब से 10-20 साल हो गए। ठीक है, इन 10 सालों में भी नहीं हुआ, मैं क्या ज्यादा एक्सपेक्ट करूं आपके जवाब से। मीर इश्तियाक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, जो हमारे भाई बोल रहे हैं अभी बीजेपी से, ये कह रहे हैं कि हमने एक ब्रिज यहाँ पे बना। ब्रिज आज नहीं बना, ब्रिज जो 2003 के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो पहली बार यहाँ पे पीडीपी की सरकार बनी तब ये एक ब्रिज बना था। तब एक यहाँ के जो वो चीफ मिनिस्टर थे
तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिल्ली में बैठे थे, तो एक मसला जो कश्मीर में सबसे बड़ा, आप कदगन लगे थे, आपको बात नहीं कर सकते थे, आपका यहाँ पे टास्क फोर्स हुआ करता था, आपको सुबह सुबह नौजवानों को घर से निकाल के बेगार के लिए ले जाया जाता था। तो एक मसला था जो हमारा यहाँ से ट्रेड चला था, उड़ी इस्लामाबाद ट्रेड चला था, उसको ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज किस बात को कह रहे हैं? ये अभी ब्रिज कह रहे हैं? मुझे बताइए, बात करने की कदगन सबके लगी है, मस्जिदों के इमामों से लेके मोहल्ले के जो भी बड़े यहाँ पे होते हैं, तो उनको बात करने पे कदगन है। हमारे सोशल मीडिया पे इतनी कदगन है, अभी किसी ने बोला नहीं होता है तो सुबह उठा के ले जाते। यहाँ पे कौन पार्टी में, देखिए अभी आप बार बार रशीद इंजीनियर साहब की बात कर रहे हैं, जहाँ वो पेल्बिसाइड की, अभी जब उन्होंने कल कहा कि जो मुझे 5.5 लाख वोट मिले यहाँ पे, ये तो वो 5.5 लाख वही है ना कि ये उनका जो वोट था यहाँ पे वो सॉर्ट ऑफ पेल्बिसाइड था यहाँ पे। अगर इंजीनियर रशीद साहब पे हम फिर से आते हैं, अगर इंजीनियर रशीद साहब वही जो जिन नौजवानों ने इंजीनियर रशीद साहब के लिए कैंपेन किया था, अगर इंजीनियर रशीद साहब उन्हीं नौजवानों पर भरोसा करके, क्यों वो नौजवान जिन्होंने कल इंजीनियर साहब के लिए 20-30 हजार वोट उनने कॉन्स्टिट्यूंसी में जमा करके लाए, तो उनमें इतनी कुवत नहीं थी कि वो भी तो बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान मेरे साथ है, पीएचडी होल्डर्स मेरे साथ है, तो उन्हीं पीएचडी होल्डर्स में अगर वो वही उन पीएचडी होल्डर्स को शायद ग्राउंड पे खड़ा करते तो लोगों को भी लगता कि नहीं जी, एक अलग एक आवाज थी। या रशीद इंजीनियर साहब का हमेशा स्टैंड रहा था कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। अब मुझे बताइए, भरोसा करें तो करें किस पे है? जहां तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है, हम लोगों के लिए कश्मीर में 2019 के बाद जो भी यहाँ पे अनरेस्ट हुआ, अगर किसी ने बात की है पॉलिटिकल पार्टी ने, वो हमारी वाहिद लीडर। ठीक है आरिफ साहब, जल्दी से एक जवाब दे दीजिएगा। आरिफ मदनी साहब। जी, ये बात कर रहे थे इंजीनियर रशीद के बारे में। देखिए, इंजीनियर रशीद का जो मसला था वो कानून तक मालूम था, कानून ने उसको छोड़ा है, कानून के सामने हम क्या बोलेंगे? वो कह रहे हैं आप खुश हो रहे हैं इस पे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखिए इंजीनियर रशीद को उसको भी एक हक बनता है। मुझे बताइए एक बात, आज इलेक्शन इंजीनियर रशीद जैसे और भी लोग जेल में हैं, जब उनको छोड़ा नहीं गया आज ही के टाइम, हम तो उनको वेलकम करते हैं, उनको छोड़ना चाहिए, मगर मुझे बताइए पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए क्यों? यहाँ तो इतने सारे नौजवान जो जेलों में और मुझे सवाल किए हैं, हमारा जो यहाँ पे इनकी जो पार्टी उसको क्यों रिलीज किया गया? अब ये नया एक्सपेरिमेंट लेके आ रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आप यहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है, आप यहाँ पे लाइए ना लोगों को, आप खड़ा कीजिए ना। आप 2019 के बाद आप बैठे यहाँ पे, आपने कौन सा आपने कदगने लगा के रखी है, आपने बात करने पे कदगने किसी के, आप बात करने नहीं दे रहे हैं। आप याद रखिए, चुनाव होगा, कश्मीरियों ने आपको हमेशा रिजेक्ट किया और इस बार आपको जम्मू से भी रिजेक्ट किया जाएगा, ये बात आप याद रखिए। देखिए, यहाँ सरकार चाहिए, यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो लोगों की बात करेगा। आप इससे पहले बात करने के लिए यहाँ तो आपने लोगों की नुमाइंदगी की, आप बताओ आप लोगों ने 70 साल में क्या किया है? कश्मीर को क्या दिया है? बात ही एक बात बोलो, कश्मीर को क्या दिया? 70 सालों में आपने लोगों को क्या दिया? सारे जितने भी हुकूक थे वो आप लोगों ने छीने। आपने कब्रिस्तान को आवाज दिया 70 साल, जब से मोदी सरकार आई तब से कोई किलिंग्स नहीं होगी, किलिंग्स बंद हो गए, लोग अपना कारोबार बड़े अमन और चैन के साथ कर रहे हैं। आप उनको जेलों में भर सकते हैं, मगर कश्मीरियों का दिल आप नहीं जीत सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश करिए, आप लोगों को, आपको 4 तारीख के बाद आप इलेक्शन हो जाएगा, आपके देखिए जो आपको नया ये आपने नारा दिया है यहाँ पे नया कश्मीर का, वो नया कश्मीर नहीं है यहाँ पे। देखिए, हमें चाहिए, हम आजादी से बाहर नहीं निकले, हम एक डेमोक्रेसी मुल्क में रहते हैं, हमें बात करने की यहाँ तो आपने बात कर। अच्छा, मुझे बताओ, आप नया कश्मीर को डिफाइन कर सकते हो? नया कश्मीर क्या होता है? नहीं, देखिए, नया कश्मीर आप बोल रहे हैं, आप नया कश्मीर आप देखिए, नया कश्मीर चाहिए, हमें नया कश्मीर ऐसा नहीं चाहिए सर। वो बताओ नया कश्मीर कैसा होना चाहिए? मस्जिदों के इमामों तक वो बात करने नहीं दे रहे हैं। आप वही कश्मीर चाहते हो, आप वही कश्मीर मुझे बताइए, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स एक बेटा मिलेगा, आप जहां तक भी कोशिश कीजिए सर, मैं आपको कश्मीरी लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, कश्मीर के लोगों ने आपके जो प्रॉक्सी पार्टी उनको रिजेक्ट किया है। अगर इंजीनियर रशीद साहब के जैसे आपने इस बार आपको करारा जवाब मिलेगा। पहला इलेक्शन हमारा साउथ कश्मीर से, आपको करारा जवाब साउथ कश्मीर से मिलेगा। आप वहां से हार रहे हैं, आप वहां से जो आपके अपने जो फॉर्मर एमएलसीज को आपने उठा के रखा था, आज 4 साल से वो
2019 के बाद देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी इसमें दोनों टीमें जब मैदान में उतर जाती है, किसी न किसी टीम को हारना ही होता है। इसमें क्या दौर है, इसमें क्या खास बात है? जमीन चाहिए आपको, कश्मीर लोग नहीं चाहिए। ठीक है, आप दोनों जरा रुक जाइएगा, मैं फिदा से भी कमेंट ले लूं। फिदा, 370 की बात भी हो रही है, रायशुमारी की बात भी हो रही है, रियासती दर्जे की बात भी हो रही है, लेकिन जहां हम साउथ नॉर्थ सेंट्रल कश्मीर में देख रहे हैं, रैलियों में तमाम लोगों के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। क्या इससे इस सूरत हाल की अक्कासी हो रही है कि सारी चीजें अपनी जगह, बुनियादी जो मामलात हैं, बिजली, पानी, सेहत, तिब्बी निजाम, तालीम, इस पर तवज्जो देकर लोग बाहर आ रहे हैं? चेहरा वहां मायने रखता है, ना कि वो चीजें जो पॉलिटिकल पार्टियां कहकर एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। देखिए, अगर कोई एक मिनट आरिफ, मैंने फिदा से मैंने सवाल किया। आरिफ रुक जाइए। जी आरिफ, जी फिदा। देखिए आसिफ, कल तक हम देख रहे थे कि डेवलपमेंट पे जो है वो बातें कही जा रही थी। जो स्टेज बना था, जब स्टेज सजता है तो वहां पर ये कहा जाता है कि 10 साल में अगर आपके इलाके में कोई काम नहीं हुआ, आप मुझे वोट दे दीजिए। बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से, स्कूल कॉलेज के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से। लेकिन इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद, इंटरम जमानत मिलने के बाद यहाँ पर अब नारा जो है वो तब्दील हो चुका है। अब जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उनको छोड़ के इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ही बात कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद को इंटरम बेल क्यों मिली। क्योंकि इंजीनियर रशीद ने, पहले मैं बता दूं, जैसे कि जो हमारे पैनलिस्ट है, जब अभी पीडीपी और बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जो स्पोक्स पर्सन है, जो पार्टी के लीडरान है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आवाम की बात करेंगे, आवाम चाहती है कि मेरे पास एक अच्छा नुमाइंदा होना चाहिए। ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए कि कल जब मेरी बिजली फीस 1500 आती है, 2200 आती है, वो कम होनी चाहिए। और मैं जब पीने का पानी जब पीता हूँ, उसका फीस अदा करता हूँ, उसमें कमी होनी चाहिए। राशन में इजाफा होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए उन इलाकों में जिन इलाकों में अभी बिजली 2 से 3 घंटे तक ही रहती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो अब सारा कुछ, अब क्योंकि साउथ कश्मीर में पहला फेज है और पहले फेज में अब चंद ही दिन बचे हैं, ये चीजें थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई हैं, शिफ्ट हो रही हैं। फिदा हुसैन, मीर इश्तियाक, आरिफ मदनी और फयाज अहमद मीर साहब, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। कैंपेन या जाती मसरूफियात के बावजूद भी इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े, अपने तासुरात या अपनी पार्टी का जो स्टैंड है वो रखा। गुफ्तो शनीद के सिलसिले को जरूर हम जारी रखेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों, तबसरों का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, असेंबली इंतखाबात के शुरुआत में जब हमने देखा कि दिल्ली से अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने की, तो उस वक्त कहा गया कि मनशियात भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मंशूर में भी बात हुई, काम किया जाएगा। लेकिन आज यकीन के साथ कह रहा हूं कि 1 महीना होने लगा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब से लगा है, 16 तारीख को जब अनाउंसमेंट भी हुई, तब से लेकर अब तक कोई ही एक ऐसा शख्स होगा जो हजारों की तादाद में मैदान में उतर रहे थे, जिनमें से कुछ के रिजेक्शंस भी हुई, 45% के आसपास आजाद उम्मीदवार हो गए, ट्रेडिशनल वोट बैंक की बातें हो रही हैं, नए चेहरों की बातें हो रही हैं, नए नारों के साथ बातें हो रही हैं, लेकिन मनशियात के इस मुद्दे को तवज्जो का मरकज नहीं बनाया गया या इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं गई। नतीजा ये कि जो मर रहा है मरने दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए, अगर किसी चीज से मतलब है, दैट इज कॉल्ड वोट। इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाकर और किसी न किसी एतबार से वोटरों को अपनी जानिब माइल करने की कोशिशें जारी हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर की सियासत, जितने लोग आएंगे अच्छी बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, लेकिन मुद्दे की बात करें तो और भी अच्छा होगा, बजाय इसके कि वो इंग्लैंड की, ब्रिटानिया की, अमेरिका की, साउथ ईस्ट एशिया की या दीगर इलाकों की बात करें। उन मुद्दों पर फोकस या तवज्जो रहनी चाहिए जो मकामी शहरियों के लिए शायद प्रायोरिटीज़ हों, तरजीहात हों, या फिर जिनसे आम लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।